हेलो एंड स्वागत है आपका अपनी क्लास बैंकिंग ड्रीम्स में, जहां मैं रमन कपूर स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की बेहतरीन क्लास में। तो कैसे हैं आप, बता दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं आज। ये पॉलिटी की 4th क्लास है, इससे पहले पॉलिटी की 3 क्लासेस करा चुका हूं मैं। इस क्लास में आपको पॉलिटी से जुड़े हुए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन लेवल पे लेकर जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये क्लास कराई जा रही है, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ न्यूज़ लेकर आया हूँ, चलिए देखते क्या है वो। क्लास के बाद क्लास में कराए हुए जितनी भी पीडीएफ हैं वो बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, इस इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। इस वेबसाइट गिवन है हमारी, इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे नए नए कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक और गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। बैंकिंग ड्रीम्स का एक अपना ऐप आ गया है, जिसमें आप जाकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, जहां आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट में आपको तैयारी को चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आज ही डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए, पॉलिटी के अलावा और भी क्लासेस चल रही हैं और उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। तो देर ना करते हुए हम जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कम है और हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर 389 करेंगे। लेकिन यहां हमारा पूछा है क्वेश्चन कि दिसंबर 1947 में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जब कैबिनेट जब कैबिनेट मिशन तैयार हुआ तब 389 सदस्य थे। याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों को मनोनीत किया था। लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ सदस्य हमारे पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद ब्रिटिश प्रांतों से 229 सदस्य थे और कुछ जो सदस्य बचे थे वो हमारे रियासतों से थे। रियासतों से कितने थे? 70 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? तो कुल मिलाकर हो गए हमारे 299 सदस्य। तो हमारे कितने सदस्य दिसंबर 1947 के अनुसार थे? तो वो हमारा आंसर है 299 सदस्य थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा ऐसा है जो कानून के समक्ष आपको समानता प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है जो इसको बताता है? तो अनुच्छेद 14 जो है हमारा, ये बताता है कि कानून के समक्ष समानता है, कोई भी आपसे ऊंच नीच की बात नहीं करी जाएगी और सबको समान न्याय मिलेगा, समान आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। इसी के साथ साथ जान लेते हैं अन्य अनुच्छेद भी क्या है। तो देखते हैं। अनुच्छेद 14 के बारे में तो हम समझ चुके थे कि विधि के समक्ष समानता के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का बात करता है। तो ये जो अनुच्छेद 15 है हमारा, ये बताता है कि है ये समानता ही कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो आपको ये बताएंगे कि आपको एडमिशन लेने से नहीं रोकेंगे, आपको किसी भी नौकरी करने से नहीं रोकेंगे। आप किसी भी धर्म के आधार पर आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अनुच्छेद 25 जो है धर्म के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को देता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो आप अपने धर्म का शांतिपूर्ण, बिना किसी शोर मचा के किसी को नुकसान पहुंचाए, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप अपने भजन कीर्तन जो भी शोभा यात्रा निकालनी है आराम से निकालें, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अनुच्छेद 25 इस बारे में बात करता है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है। आप मीटिंग कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता है, हिंसा करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या थे। साथ ही साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को वैसे तो टाइपिंग करके बनाया गया, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनने इसे हाथों से लिखा है? तो भारतीय जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा है।
और इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया है। इन प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने संविधान को हाथों से लिखा है और अंग्रेजी भाषा में लिखा है। तो साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे किसने लिखा है। संविधान जब लिखा गया तो दो भाषाओं में लिखा गया, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। हिंदी में लिखा है हमारे वसंत कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी भाषा में लिखा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन की योग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। तो आपकी जो योग्यता है, संसद के सदस्यों की योग्यता है, ये आपको कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी योग्यता चेक करी जाती है कि उनकी एज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके अकाउंट में कितना रुपया है, कहीं वो इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं करते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 102 आपको ये बताता है कि संसद के सदस्यों की योग्यता क्या है। देखते हैं कि इसके और भी अनुच्छेद है, उसमें क्या है। अनुच्छेद 102 यह सदस्य की अयोग्यता के संबंध में यानी योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 98 संसद में के सचिवालय से संबंधित है, संसद के सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 100 सदन में मतदान की रिक्तियों के बारे में बताता है कि संसद में मतदान कैसे होगा, रिक्तियां कैसे होंगी, ये आपको अनुच्छेद 100 बताता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। भारत के संविधान में यह राज्य का विषय है, जितने भी राज्य हैं उनका ये विषय है कि राज्य कल्याणकारी हो, राज्य अपने यहाँ के पब्लिक को यानी अपने यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बारे में बताएं। राज्यों के कल्याणकारी होने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को लगाया गया था। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमें यह बताता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। भारत हो या फिर कोई भी देश हो, अगर वहां का बच्चे शिक्षित हैं तो वो देश तरक्की करेगा ही करेगा, विकास वहां पर होगा ही होगा। तो अनुच्छेद 21A हमें यह बताता है कि आप वहां के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखते हैं और भी हमारे अनुच्छेद जो हैं उनमें क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 74A जो कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद को प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है किसी भी कानून के लिए, लेकिन राष्ट्रपति फैसला लेने में इस पर बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का फैसला जो होता है वो सर्वोपरि होता है, कि राष्ट्रपति की ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा शख्स होता है, वो ऐसा शख्स होता है जो अपने मर्जी से अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 31A, वैसे तो अनुच्छेद 31 हमारा कानून में आपको संपत्ति रखने का अधिकार देता है, लेकिन जब संपत्ति रखने का अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया तो अनुच्छेद 31A यानी ये अनुच्छेद 31 का एक हिस्सा है, वो कृषि के सुधार के लिए कानून बनाता है कि आपके भूमि की सुधार के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि सरकारों का ध्यान भूमि के सुधार के लिए रहता है कि किसानों के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके, और हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है तो किसानों की आय को बढ़ाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21A जैसा कि इस क्वेश्चन का हम बात कर चुके हैं कि यह घोषणा करता है कि बच्चों की मुफ्त शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 101A संसद में सीटों के अवकाश के बारे में बताता है कि संसद में जो सीटें हैं वो कैसे वैकेंट होगी, कैसे खाली होंगी और कैसे भरी जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत का विषय है। मतलब पुलिस यानी जो आप बनना जा रहे हैं, और जो लोक व्यवस्था यानी पुलिस के अलावा जितने भी राज्य में लोग हैं उन्हें लोग कहा जाता है। उनकी व्यवस्था, उनकी आर्थिक सुरक्षा और ये सब जो है किसका विषय है। जब ये देश तैयार हुआ यानी देश का संविधान बना, इससे पहले भी और इसके बाद भी, तो राज्यों और केंद्र के बीच में कुछ शक्तियों का आवंटन किया गया। जो भी जरूरी शक्तियां थी वो केंद्र के पास गई। केंद्र यानी
कि सेंटर सरकार के पास गई, उन्होंने कुछ ड्यूटीज को बनाया और बची हुई जो ड्यूटीज थी, जो कि पुलिस व्यवस्था है, वो राज्यों के पास आई। तो ये राज्यों का विषय है कि वो अपने यहाँ की पुलिस व्यवस्था और शासन व्यवस्था को देखें। रिमेनिंग जितने भी विषय थे उनको समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में आपके ऐसे विषय आते हैं जिनमें राज्यों और केंद्र का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इस पर जो कानून है राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कुछ उनके बीच में मतभेद हो जाता है, जैसे राज्यों और केंद्र के बीच में कि किसी पर आप उन्होंने ड्यूटी लगाई, इनकम टैक्स ड्यूटी लगाई, तो केंद्र का कानून ज्यादा बन जाएगा, मतलब केंद्र जो है इसको सर्वोपरि माना जाएगा। केंद्र की शक्तियों के बंटवारे में राज्यों से ज्यादा है। हमारे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के किस संविधान की मतलब अनुसूची के बारे में बात करते हैं, तो ये 7वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम है, मतलब बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, पारसी धर्म के लोग, जिनका भारतीय समाज में जनसंख्या कमी है, जो कि दूसरे लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इनकी मात्रा बहुत कम है। तो इनको किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी नौकरी में आरक्षण देने के लिए जो है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 29 में बोला गया कि इन्हें धार्मिक और अल्पसंख्यकों के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाए। देखते हैं और भी अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं आपसे। अनुच्छेद 29 जो कि हमने इसका आंसर पढ़ा है कि अल्पसंख्यक और भाषीय अल्पसंख्यकों के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 42, अगर आप किसी सरकारी या फिर प्राइवेट जगह काम कर रहे हैं तो आपका रहने का वातावरण, मतलब आपके काम करने का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि आप वहां काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप काम करते करते ऊपर से आपके ऊपर पंखा गिर जाए। तो वो ये काम की न्याय संगत दशा को दिखाता है और मनोवंचित दशा को प्रसूति सहायता प्रदान कराता है। लेडीज में जब वो प्रेग्नेंट हो तब उनको छुट्टी के लिए प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 42 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 42 लोगों को उनकी काम करने की दशाओं के अनुसार सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 बात करता है समानता के आधार पर। यह समानता कैसी होनी चाहिए कि आप अपने नाम के सामने कोई भी ऐसा टाइटल नहीं लगाएंगे जैसे किंग, राजा, महाराजा, राजाधिराजा या फिर रॉय साहब, कुछ भी ऐसा टाइटल नहीं लगाना है। अनुच्छेद 42 बात करता है अनुच्छेद 24 बात करता है कारखानों में बच्चों के श्रम का नियोजन ना करने का करता है कि छोटे बच्चों से कारखानों में कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनका अंतरराज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाना और लाना, इसकी सुरक्षा प्रदान करता है और बिल्कुल स्वतंत्रता है, कहीं पे किसी को रोका नहीं जाएगा। राज्य सरकारें अगर चाहे भी तब भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये कौन सा अनुच्छेद है जो आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है या कौन सा भाग है? तो भाग 13 आपको इसके बारे में बताता है कि वाणिज्य और व्यापार में बिल्कुल स्वतंत्रता है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिक के कर्तव्यों के बारे से संबंधित है? तो नागरिक के कर्तव्य क्या होते हैं? आप सभी घर रहते हैं तो आपके भी घर पर कोई ना कोई कर्तव्य होगा, जैसे कि सुबह आपका प्लांट में पानी डालना या फिर दूध लेके आना। तो भारत का संविधान भी भारत के नागरिकों को कुछ ऐसे कार्य बताता है जो कि उनके नागरिकों को करने चाहिए, जैसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, भारत की अखंडता के लिए रेडी रहना, भारत की प्रोग्रेस के लिए, भारत की तरक्की के लिए आप विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में लगातार चलते चले जाएं। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा भाग है जहां पर भारत के नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बात करी गई है? तो भाग 4A है जिसमें भारत के नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बात करी गई है। तो देखते हैं और भाग क्या बात करते हैं। भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है, मतलब कि भारत का नागरिक होने के लिए
क्या क्या शर्तें जरूरी हैं, ये भाग 2 बताता है। भाग 10 जो कि हमें अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्रों में, जो अनुसूचित और जनजातियां होती हैं उनका किस तरीके से शासन प्रशासन होता है, जो कि ट्राइब हैं वो किस उनकी सरकारें अलग तरीके से चलती हैं, ये भाग 10 में लिखा है कि उनके जो भी एरिया होते हैं, जब अगर वो जंगल वगैरह में रहते हैं तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होते हैं, वहां पर नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। भाग 3 हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनका न्यायिक तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सरकारें आपसे मौलिक अधिकार नहीं ले सकती हैं। मौलिक अधिकार आपको सुरक्षा समानता देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकार आपको सुरक्षा और समानता देते हैं। तो ये सूची कहां से ली गई है, इसके बारे में बात करते हैं। कनाडा से हमारी संघात्मक सूची के बारे में बात करी गई है कि भारत जो है संघात्मक प्रणाली को अपनाता है। भारत एक संघों का देश है, सारे राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। ब्रिटिश से हमारे संसदात्मक प्रणाली के बारे में बोला गया। संसद जो है भारत में संसद होती है, जैसे पार्लियामेंट जिसे बोलते हैं। फ्रांस से हमारे समानता के बारे में बात करी गई है कि जो भी है भारत में सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने संशोधन से मौलिक अधिकारों को ऐड किया है और हमने अपने मूल संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये बात आप देख लीजिए कि 8वीं अनुसूची आपके किस के बारे में बात करती है? 8वीं अनुसूची बात करती है आपकी भाषाओं के बारे में। तो हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में नहीं लिखा गया है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो जो नहीं किया गया है वो है भोजपुरी भाषा। भोजपुरी बोली जाती है लेकिन वो भाषाओं में सम्मिलित यानी संविधान में इसको प्लेस नहीं मिली है। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में मुख्यतः 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये 14 भाषाएं थी और अनुच्छेदों के संशोधन के बाद इनको 22 कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान को निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा और राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यसभा, राज्य और केंद्र में राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा वो सभा होती है जहां पर राज्य पार्लियामेंट यानी केंद्र और राज्यों को जोड़कर बनाई जाती है। तो उनमें किस तरीके से सीटों का आवंटन किया जाता है? तो ऐसी सूची चौथी सूची है जिसमें सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। अभी और देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी सूचियां हैं जिनमें और भी बातें करी गई हैं। देखते हैं क्या है। तो पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों के उल्लेख है। दूसरी में वेतन भत्ते से आती है। तीसरा शपथ संबंधित उल्लेख है जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के जितने भी ऑफिशियल पद हैं उनके वेतन भत्तों से बात करती हैं। बाकी दी गई अनुसूची भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी सूची को याद कर लीजिए। अनुसूचियां एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका किस संविधान से ली गई है? तो भारत में संसदात्मक प्रणाली ब्रिटिश से ली गई है। जब ब्रिटिश से ली गई है तो विधायिका का पद भी कहां से आएगा? ब्रिटिश से आएगा, क्योंकि एक व्यवस्था जब जहां से ली जाएगी तो पूरी व्यवस्था उठा के ली जाएगी, उसमें कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। विधायिका संसद का ही एक पार्ट है, जो विधायक होते हैं उनकी विधायिका बोली जाती है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? ब्रिटिश है। फ्रांस से हमने देख लिया था कि समानता के बारे में बात करी गई है और बंधुत्व के बारे में बात करी गई है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है और डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। और कनाडा से संसदात्मक प्रणाली के बारे में बात करी गई है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? जनहित याचिका, जनहित याचिका, लोगों के हितों की याचिका, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पब्लिक के हित के लिए याचिका, रिक्वेस्ट कहां करी जाएगी? तो याचिका करी जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो संविधान में एक प्रावधान है जहां कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति आपका जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है, किसी क्षेत्र की प्रॉब्लम को, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, किसी क्षेत्र की प्रॉब्लम को, अपनी पब्लिक वाली नहीं बतानी है कि आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जनहित याचिका के बारे में बात करी है। तो ऐसा नहीं है कि उसी क्षेत्र का होना चाहिए व्यक्ति, व्यक्ति देश के किसी भी कोने का हो सकता है। तो ये जनहित याचिका में प्रावधान किया गया। तो ऐसा करने वाला, जनहित याचिका को लाने वाले कौन थे? सबसे पहले लेके आए हैं पीएन भगवती। पीएन भगवती इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने सबसे पहले जनहित याचिका को इंट्रोड्यूस किया था। ये जनहित याचिका किस से ली गई, कौन से देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से ली गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका का मतलब होता है उद्देश्य, यानी आपके क्या उद्देश्य हैं। इस एग्जाम को लेकर भी आपके एक उद्देश्य होंगे कि मैं इतने टाइम में कोर्स कंप्लीट कर लूंगा, इतने टाइम में मैं अपने मॉक टेस्ट दूंगा और ये सब करूंगा। जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारी ऐप पर जो है आप बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे एक उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कब बताएगा? तो सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार उद्देशिका के बारे में बताया, अपना विचार प्रस्तुत किया कि संविधान सभा में कि हम जो है समानता का अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, वोटिंग का राइट देंगे। और इसको जब एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको, उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक करी? मतलब कितना टाइम लिया, कितना टाइम कंज्यूम किया? जब संविधान बना वो 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं था। और कितने लोग थे? लगभग 299, जो कि पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पूरा का पूरा डेटा भी ऐसे पूछ रहे हैं कि कितने दिन लगे थे, कितने महीने लगे थे, कितना साल लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। और इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्चे में आए थे उस समय। 64 लाख रुपया इन फिगर्स इतना खर्चे में आया, जो भी उनका आना जाना खाना पीना जितना भी था, 64 लाख रुपए खर्च का। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कानून मंत्री की बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभी के लिए समान कानून बनाने की बात करी। तो हमारा सही आंसर इसका है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पटाभी सीतारमैया हमारे हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। और ये स्वतंत्र भारत के मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर थे, जिनको प्रथम बार गवर्नर बनाया गया था। मौलाना आजाद हमारे शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान के बारे में बात करते हैं तो लियाकत अली खान बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान बनाने में हमारा बहुत हेल्प करी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ये पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाकर पाक के फर्स्ट पीएम बने हैं।
तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान के, जैसे भारत के नेशनल फादर जो हैं हमारे महात्मा गांधी हैं, तो ऐसा पाकिस्तान के फादर को किसको कहते हैं, उनके नेशनल फादर कौन है? कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति, यानी भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद में सबसे छोटा अनुच्छेद है, और पूरे संविधान में अगर देखा जाए तो सबसे कम बात भारत के राष्ट्रपति के बारे में कही गई है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तियों के बारे में बात की जाए तो भारत की राष्ट्रपति शक्ति को डिस्ट्रिक्टिव शक्ति के बारे में बोलते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी कानून को रोक सकता है, लगा सकता है, आपातकालीन तक लगाने तक की जो पावर होती है वो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से आता है? अनुच्छेद 52 से आता है। तो देखते हैं और भी अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के लिए, भारत के लिए जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, यानी कि कौन लोग भारत के राष्ट्रपति को वोटिंग करके राष्ट्रपति बनाएंगे, ये अनुच्छेद 54 बताता है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, जो कि हमारा आंसर है कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति है, वैकेंट सीट कौन सी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं बताएगा कि भाई क्या योग्यता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे तो कोई भी नहीं आ सकता कि आके राष्ट्रपति बन जाए, तो जो भी इनकी शर्तें हैं, उम्र है, आपकी क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से है, आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। वेतन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा एक उर्दू का वर्ड है। मसौदा का मतलब होता है प्रारूप। तो प्रारूप किस भाषा में लिखा गया? भारतीय संविधान को केवल 2 भाषाओं में लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। किसने लिखा है? आप कमेंट करके बताएंगे भारतीय संविधान को कौन लिखा है। तो मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर जैसे नोट पर होता है ना, नोट के नीचे आप देखेंगे तो गवर्नर के साइन होते हैं। इसी तरीके जब संविधान बनकर आपका तैयार हुआ तो संविधान पर जितने भी सदस्य थे उन सब ने अपने अपने सिग्नेचर करे। तो ऐसा कब हुआ होगा? आप सभी को पता है कि संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार था। उसके बाद ये देखा जा रहा था कि किस डेट को हम इसको लागू करें, ठीक है। लेकिन उसको लागू करने से पहले संविधान को जांचना जरूरी था कि सबके अथॉरिटी के साइन होने थे, कि सबसे पहले साइन करते हैं। इतना बड़ा विस्तृत संविधान था, कब साइन किए गए होंगे उसके बारे में बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश को समर्पित कर दिया गया, देश की जनता को समर्पित कर दिया, कि उस दिन बता दिया गया कि ये गणतंत्र दिवस है, ये भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए होगा। ये 26 जनवरी 1950 को बता दिया गया। लेकिन ऐसी कौन सी डेट थी जिस दिन ये संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए? 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर भारत संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, तो इतनी जल्दी थी कि जाकर उस पर सिग्नेचर करके आ गए। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि सबसे पहले सिग्नेचर होने थे प्रेसिडेंट के। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ऊपर के साइड में अपने फिर सिग्नेचर तिरछे की तरफ से करे हैं। इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा भारतीय झंडा जो है देश को किस डेट को समर्पित किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में हाउस कमेटी की बात करी गई थी, तो वो हमारे बी पटबी सीतारमैया थे, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एमपी के गवर्नर बने थे। उन्होंने हाउस कमेटी की बात करी, और हाउस कमेटी में जो है कितने सदस्य थे वो आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का मतलब है मसौदा समिति। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि प्रारूप समिति को किसने बनाया था, प्रारूप समिति को किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था, बी.एन. राव ने बनाया था। इसमें कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर थे और इन 7 में से केवल एक मेंबर मुस्लिम थे। अब मुस्लिम मेंबर जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सैयद मोहम्मद सदुल्ला। क्वेश्चन आपका प्रारूप समिति से बहुत आता है। प्रारूप समिति के सदस्य पूछ लिया जाए तो बता देंगे कि 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति को किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था। प्रारूप समिति के अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने करी थी? ड्राफ्टिंग समिति की किसने की थी? तो वो हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। वीपी मेनन किसके सदस्य थे? कमेंट करके बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे उस समय के, और ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों डिफरेंट थिंग है तो संविधान के बारे में बात करी गई है, लेकिन संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 26 जनवरी को मनाया जाता है या 26 नवंबर को मनाया जाता है? ये आपको थोड़ा सा सोचना है, तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। संविधान जब बनकर तैयार हो गया, जब संविधान बनकर तैयार हो गया, कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उस दिन को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा जब बनकर तैयार हुई तो उस समय अध्यक्षता के लिए कोई भी मेंबर रेडी नहीं था। उस समय संविधान सभा में मौजूद सबसे वरिष्ठ नेता या संविधान सभा के सदस्य की बात करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय अध्यक्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया। फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद 11 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? इस पूरी क्लास में मैंने आपको समानता का अधिकार कम से कम 3 से 4 बार बताया है। समानता कैसी होनी चाहिए? सभी के साथ समान ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिल्कुल बराबर हैं कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, लोग राज्य की दृष्टि से, सबको समानता चाहिए। कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा अपने नाम के अलावा, केवल नाम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम रमन कपूर, इसके अलावा मैंने कोई टाइटल नहीं उठाया। श्री जो लगाते हैं वो लगाते हैं, लेकिन रमन कपूर के अलावा कोई टाइटल इसमें नहीं लगाया गया। तो अनुच्छेद 18 आपको समानता का अधिकार प्रदान करता है, और यही अनुच्छेद 18 का जो उपसंयुक्त है 18(3), वो आपको उपाधियों के उन्मूलन के बारे में बताता है। देख लेते हैं और भी अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद भारत की 5, जो कि भारत की नागरिकता से संबंधित है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है, किस तरीके से भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है। भारत में एकल नागरिकता है, हमारा देश एकल नागरिकता को प्रधानता देता है। यहाँ अमेरिका की तरह नहीं है कि आपको राज्यों की अलग नागरिकता लेनी है और देश की अलग नागरिकता लेनी है। यहाँ भारत में रहने वाला वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वो साथ ही साथ सभी राज्यों का भी नागरिक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधन से स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी जगह जाकर अपना मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, अपने कार्यों को कुशलता से कर सकते हैं बिना किसी अहिंसा को फैलाए, और अपने जुलूस को भी अपना आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन परमिशन के बाद और शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 26 हमें ये बताता है। अनुच्छेद 18 बात करता है राज्य किसी भी उपाधि को प्रदान करने से रोकता है। केवल वो कहां मिल सकती है? केवल शिक्षा और सैन्य में। वो कैसी उपाधि होती है?
जैसे सेना में कोई उपाधि मिल जाती है कैप्टन, तो अगर कोई कैप्टन साहब है तो उसको हमेशा कैप्टन साहब ही बोलते रहते हैं। शिक्षा है, डीलिट की उपाधि मिल गई। उपाधियों को लेने का भी प्रावधान है, लेकिन किसके कहने पर है? राष्ट्रपति के कहने पर है। भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो वो किसी भी उपाधि को लेने के लिए लोगों को स्वीकृति दे सकता है अपनी, लेकिन विशेष कंडीशन में। अनुच्छेद 43 बताता है कि राज्य के सभी कामगारों के लिए निर्वाह योजना, मजदूरी एवं जीवन के लिए उचित सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जैसे कि मनरेगा भारत में वो रोजगार की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 43 भी राज्य को ये निर्देश देता है वो किस तरीके से राज्यों के लोगों के लिए कार्य करेंगे और उनको बेहतरीन तरीके से जीवन यापन करने के लिए सैलरी या फिर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और लेके आऊंगा आपके लिए बहुत ही जल्दी पॉलिटी की दूसरी क्लास। तो बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग ड्रीम्स में। थैंक यू।